डाउनलोड्स में फोल्डर है डीसी रन टाइम का, वहाँ पे जाना डिलीट कर दो। इधर से इंस्टॉल करो, इधर से कोई तो नहीं आ रहा है, मैंने पर भी नहीं आ रहा है। वो तो थोड़ा बाबा आप मुझे कहाँ से किए ये नहीं कर हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। साउंड आ रहा है सभी को? बोलो, क्या सभी को आवाज आ रहा है? गुड आफ्टरनून। क्या साउंड आ रहा है? यस सर, यस सर। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? एक बार देख लो। बताओ, व्हाइट बोर्ड विजिबल है, ब्लैक बोर्ड? क्या बोर्ड दिख रहा है सभी को? विजिबल है ना सभी को? ओके, चलो स्टार्ट करें लेक्चर आज का। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में कहाँ पर थे हम लोग? कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था? क्या हम लोगों ने वेक्टर के बारे में पढ़ा था? बताओ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया वेक्टर के बारे में? और जो लास्ट टॉपिक में डिस्कशन कर रहे थे क्लास में वो था वेक्टर अलजेब्रा। कौन सा था? वेक्टर अलजेब्रा। बोलो, यही था। और इसमें मैंने बताया था हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। थर्ड किसके बारे में पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। वो लोग हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले डालो हेडिंग एडिशन। सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे? एडिशन ऑफ वेक्टर। हेडिंग डालो सभी लोग, एडिशन ऑफ वेक्टर। डाल लिया हेडिंग सभी ने? अब सपोज करो
मुझे दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। मुझे कोई भी दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनको कैसे ऐड किया जाए ये हम कहाँ से सीखते हैं, वेक्टर अलजेब्रा से। तो इनको ऐड करने के कुछ रूल हैं जो हमें सीखने हैं। फर्स्ट होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। फर्स्ट कौन सा होता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो फर्स्ट हेडिंग डालो सभी लोग, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। फर्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। डाल लिया सभी ने, बोलो कि सभी ने डाल लिया हेडिंग। चलो, तो इस ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में नोट करना सभी, इफ टू वेक्टर्स if two vectors are taken if two vectors are taken if two vectors are taken as the side of a triangle, as the side of a triangle, in such a way in such a way that head of one vector head of one vector head of one vector is connected from tail of another vector tail of another vector tail of another vector, then the sum of these vector then the sum of these vector then the sum of these vector is the then the sum of these vector is the third side is the third side of triangle is the third side of triangle taken in reverse order taken in reverse order। क्या नोट कर लिया, देखो मैं एक बार प्रीवियस पेज पर कर देता हूं, नोट कर लो सभी। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, इफ टू वेक्टर आर टेकन एज द साइड ऑफ ए ट्राइंगल in such a way that head of one vector is connected from tail of another vector, then the sum of these vector is the third side of triangle taken in reverse order। नोट कर लिया सभी ने, नोट कर लिया, टाइप करो ताकि मुझे पता चल जाए सभी ने नोट कर लिया है, तो हम इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं क्या गिवन है और कैसे हमें इसे करना है। तो देखो क्या गिवन है,
इफ टू वेक्टर, सपोज करो एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर क्या है बी। अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो हम इन दोनों वेक्टर को कैसे कनेक्ट करेंगे कि पहले वेक्टर का जो हेड है और दूसरे वेक्टर का जो टेल है वो एक ही पॉइंट पर क्या करे? लाई करे। तो क्या ये तुम्हें ट्राइंगल का दो साइड दिखाई दे रहा है? ये क्या है? ट्राइंगल का साइड। तो अब हमको क्या बोला गया कि जो ट्राइंगल को कंप्लीट करने वाला जो साइड होगा, लेकिन हमें इसको किस में लेना है? रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर का मीनिंग क्या हुआ, ये ध्यान से सुनना। रिवर्स ऑर्डर का मीनिंग हुआ कि हमें इसके हेड से उसका टेल कनेक्ट नहीं करना है। यहां पर क्या आना चाहिए? थर्ड वेक्टर का हेड आना चाहिए। यहां पर क्या आना चाहिए? थर्ड वेक्टर का हेड आना चाहिए। क्या बात क्लियर है? बोलो। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर आर। और हम यहां से क्या लिखेंगे? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या क्लियर हो गया सभी को? बोलो, टाइप करो जल्दी। और ये डायग्राम बना लेना। किसी को कोई डाउट है? एक और बार एक्सप्लेन करना है। देखो गिरीश, हमें क्या बोला गया कि यदि हमारे दो वेक्टर एक ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा वेक्टर नंबर ए और ये कौन है? वेक्टर बी। तो दोनों को इस तरह से कनेक्ट करो कि फर्स्ट का हेड और सेकंड का टेल एक ही पॉइंट पर क्या करे? लाई करे। फर्स्ट का हेड और सेकंड की टेल एक ही पॉइंट पर क्या करनी चाहिए? लाई करनी चाहिए। तो जो ट्राइंगल का थर्ड साइड है, जो ट्राइंगल का थर्ड साइड है, वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। कब? जब हम उसे रिवर्स ऑर्डर में लेंगे। जब हम उसे किस में लेंगे? रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर का मीनिंग क्या हुआ कि इस बार हम हेड से टेल को और टेल से हेड को कनेक्ट नहीं करेंगे। इस बार हमने किसको किससे कनेक्ट किया है? टेल को टेल से और हेड को हेड से। ठीक है। तो तब क्या हुआ? वेक्टर आर इजिकल टू क्या हो गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है? बोलो, क्या सभी को क्लियर हो गया? ग्रीस, चल नेक्स्ट देखो। सेकंड जो लॉ है वेक्टर एडिशन का, सेकंड जो लॉ है वेक्टर एडिशन का, वो कौन सा होता है? पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। कौन सा लॉ है? पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। तो सेकंड हेडिंग डालो, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। डाल लिया हेडिंग सभी ने? ठीक है। तो देखो क्या हुआ, एक बात बताओ, क्या हम ट्राइंगल लॉ से सिर्फ दो ही वेक्टर को ऐड कर सकते थे? स्क्रीन इज इनविजिबल। क्या स्क्रीन विजिबल है?
बोलो, क्या स्क्रीन दिख रहा है सभी को? एक बार दोबारा से कनेक्ट होने का ट्राई करो जिनको स्क्रीन विजिबल नहीं है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलो, तो आगे देखो, हम लोगों ने ट्राइंगल लॉ से क्या किया कि हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। बाय ट्राइंगल लॉ वी कैन ऐड ओनली टू वेक्टर्स, वी कैन ऐड ओनली टू वेक्टर्स। लेकिन बाय पॉलीगन लॉ वी कैन ऐड many vectors, we can add many vectors। रियल में हम बात करें तो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन क्या है? एक्सटेंडेड वर्जन है किसका? पॉलीगन लॉ क्या है? एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ट्राइंगल लॉ। पॉलीगन लॉ क्या है? एक्सटेंडेड वर्जन है किसका? ट्राइंगल लॉ का। कैसे? इसके बारे में बात करते हैं। नहीं, लेक्चर तो लगातार चल रहा है कनिष्क, एक बार ट्राई करो दोबारा से। कनिष्क एक बार दोबारा से ट्राई करो, लेक्चर कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, कैसे है ये एक्सटेंडेड वर्जन ट्राइंगल लॉ का? पॉलीगन लॉ देखो, सपोज करो मुझे बहुत सारे वेक्टर गिवन है। एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर मुझे गिवन है बी, तीसरा वेक्टर मुझे गिवन है सी, और चौथा लेक्चर क्या है? डी। चौथा वेक्टर कौन सा है? डी। ठीक है, अब मुझे इन सभी वेक्टर को ऐड करना है। मुझे इन सभी वेक्टर को क्या करना है? ऐड करना है। अब मुझसे पूछा गया फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर। ठीक है, तो अब मैं कैसे ऐड करूंगा इन सभी वेक्टर को? तो देखो, मैंने सबसे पहले क्या किया, वेक्टर ए ड्रॉ किया। उसके बाद मैंने वेक्टर बी के, यहाँ से जो वेक्टर बी था उसके पैरेलल में सेम वेक्टर बी क्या कर सकता हूँ? मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। याद है ना सभी को, वेक्टर का सबसे अच्छा खासियत क्या है कि हम वेक्टर को कहीं पर भी पैरेलली एक प्लेन में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या ये बात सभी को पता है? बोलो, क्या ये बात सभी को पता है कि हम वेक्टर को एक ही प्लेन में कहीं पर भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं? ये बात सभी को पता है ना, लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। ठीक है, तो मैंने वेक्टर बी को क्या किया, जो वेक्टर बी यहां पर था मैंने इसको इसी प्लेन में पैरेलली यहां पर शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही क्या मैं सी जो वेक्टर है, ये वेक्टर कौन सा है? सी। देखो मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूं सी वेक्टर को। ये कौन सा वेक्टर था? सी। तो मैंने सी वेक्टर को इसी प्लेन में पैरेलली कहां पर शिफ्ट कर दिया? यहां पर। सी वेक्टर को मैंने कहां पर शिफ्ट कर दिया? यहां पर। तो ये कौन सा वेक्टर हो गया? सी। ऐसे ही क्या मैं डी वेक्टर कहां पर था? यहां पर। देखो, ऐसे ही मैं क्या किया, डी वेक्टर को भी क्या कर दिया? पैरेलली शिफ्ट कर दिया। क्या सभी को चारों वेक्टर दिखाई दे रहे हैं? ए बी सी डी, सभी को चारों वेक्टर दिखाई दे रहे हैं? ए बी सी डी कैसे पैरेलली शिफ्ट हुए हैं? बोलो, दिख रहा है ना सभी को? तो अब देखना क्या किया मैंने,
मैंने बोला कि जो पॉलीगन लॉ है वो क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है किसका, ट्रायंगल लॉ का। तो बताओ क्या ट्रायंगल लॉ से मैं दो वेक्टर को ऐड कर सकता हूं? बोलो, क्या ट्रायंगल लॉ से मैं दो वेक्टर को ऐड कर सकता हूं? ये तो अभी हमने पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ से हम दो वेक्टर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या R1 वेक्टर आएगा? R1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी? बोलो, R1 वेक्टर क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो क्या मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी की जगह सिर्फ डायरेक्ट R1 वेक्टर लिख दूं? बोलो, मैं क्या कर सकता हूं? देखो, मेरा डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया। ये आ गया R1 वेक्टर, अगेन ये रहा हमारा वेक्टर सी, ठीक है, और ये क्या रहा हमारा वेक्टर डी। क्लियर है सभी को? बोलो, क्या मेरे वेक्टर चेंज हो गए? अब दोबारा देखना, क्या R1 वेक्टर और सी वेक्टर क्या अगेन ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहे हैं? बोलो, क्या R1 वेक्टर और वेक्टर सी अगेन ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहे हैं? तो यदि ये दोनों ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो क्या ये वाला जो होगा ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा R2? बोलो, ये कौन सा होगा इनका रिजल्टेंट वेक्टर, R2। क्या बात क्लियर हो गई? बोलो, तो क्या R2 वेक्टर आएगा R1 वेक्टर प्लस वेक्टर सी? बताओ, क्या R2 वेक्टर आएगा R1 वेक्टर प्लस वेक्टर सी? ऐसे ही क्या हम R2 वेक्टर प्लस डी वेक्टर को R डैश वेक्टर लिख सकता हूं मैं? बोलो, ऐसे ही क्या मैं R2 वेक्टर और वेक्टर डी को क्या R डैश वेक्टर लिख सकता हूं? बोलो, क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? तो देखना, लास्ट में क्या आ गया, इधर की साइड लिख रहा हूं, R डैश वेक्टर क्या रिजल्टेंट सभी का वेक्टर का कॉम्बिनेशन है, इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो सबका वैल्यू पुट करो, क्या ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी आएगा? बोलो, वेट करो 1 मिनट के लिए, उसके बाद नोट करना, ठीक है। बोलो, क्या R1 डैश क्या R डैश वेक्टर जो मेरा आएगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी आएगा? बताओ, क्या R डैश वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी आएगा? हमने क्या किया, यहाँ से R2 वेक्टर का वैल्यू पुट किया, फिर R1 वैल्यू वेक्टर का वैल्यू पुट किया, और जैसे जैसे हम हर किसी का वैल्यू पुट करते गए वैसे ही क्या हुआ, हमारा फाइनल वेक्टर क्या आ गया, R डैश। क्या वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी है? तो इसकी हेल्प से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे वेक्टर को क्या कर लिए, ऐड कर लिए। हम इसकी हेल्प से क्या कर लिए, बहुत सारे वेक्टर को ऐड कर लिए। तो यही क्या होता है, पॉलीगन लॉ। यही क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। क्या सभी को दिखाई दिया, ये एक्सटेंडेड वर्जन है सिर्फ ट्राइंगल लॉ का? बोलो, क्या सभी को ये पता चला कि ये ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन है? चलो, तो यहां से नोट करना स्टार्ट करो सभी, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन से। यहां से नोट करना स्टार्ट करो, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन।
उसमें सबसे पहले लिखना बाय ट्रायंगल लॉ बी कैन ऐड only two vectors. By triangle law we can add only two vectors, but by polygon law we can add many vectors. But by polygon law we can add many vectors. And polygon law of addition and polygon law of addition is an extended version of polygon law of addition is extended version of triangle law. पॉलीगन लॉ किसका एक्सटेंडेड वर्जन है? ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन है। नोट कर लिया यहां तक? तो नेक्स्ट पेज पे मूव करें। बोलो, क्या यहां तक नोट कर लिया? एक बार टाइप करो ताकि मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊं। चलो, अब ये डायग्राम बनाओ। पहले ये वाला डायग्राम बनाना जिस पर मैं फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये क्वेश्चन नोट करना। ये डायग्राम बनाओ और ये क्वेश्चन नोट करो। उसके बाद सेकंड नंबर पर ये डायग्राम बनाना जिस तरह से मैंने बनाया है। उसके बाद ये वाला पॉइंट नोट करना, थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर पर ये डायग्राम बनाना। ठीक है, और फिर ये वाला बनाना फिफ्थ नंबर पर। और लास्ट में सिक्स नंबर पर ये नोट डाउन करना। बना लिया सभी ने? बोलो, क्या हो गया सभी का कंप्लीट? बनाओ आराम से। 2 मिनट है सभी के पास कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीट हो जाए बता देना। अनिकेत, प्राची, बता देना कंप्लीट हो जाए तो। देखो मैंने नंबर डाले हुए हैं, उसी हिसाब से नोट डाउन करना, 1 2 3 4 5 और 6। सभी का हो गया? अनिकेत, अनिकेत हो गया? प्राची, प्राची का कंप्लीट है। अतरु का भी हो गया। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, अभी तक हमने 2 लॉ पढ़ चुके हैं एडिशन के। हम थर्ड लॉ जो इसमें पढ़ने वाले हैं उसका हेडिंग डालो सभी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ
एडिशन, हेडिंग डालो सभी। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन, डाल लिया। अब इसमें नोट करो, if two vectors if two vectors are connected if two vectors are connected in such a way in such a way that tail of both vector lies at one point, then we draw an arbitrary parallelogram then we draw an arbitrary parallelogram then we draw an arbitrary parallelogram in such a way that diagonal passing through that common tail point represent resultant vector नोट करो that diagonal passing through that common tail point represent resultant vector। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? बोलो, क्या नोट कर लिया? चल देखते हैं। सपोज करो मुझे दो वेक्टर गिवन है, पहला वेक्टर है वेक्टर ए, पहला वेक्टर कौन सा है? वेक्टर ए। और दूसरा वेक्टर कौन सा है? वेक्टर बी। दूसरा वेक्टर कौन सा है? वेक्टर बी। क्या दोनों का टेल एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है? बोलो, क्या दोनों का टेल एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है?
देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी, क्या जो दोनों का टेल है वो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन्हीं के रेस्पेक्ट में एक आर्बिटरी, इन्हीं के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, एक आर्बिटरी पैरेललोग्राम बनाते हैं। इन्हीं के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या बनाते हैं, आर्बिटरी पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो उस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं, पैरेललोग्राम के कितने डायगोनल है, 2 डायगोनल, तो उनमें से वो डायगोनल जो उनके कॉमन पॉइंट से पास होगा, वो डायगोनल जो उनके किससे पास होगा, कॉमन पॉइंट से पास होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट वेक्टर को। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट वेक्टर को। देखो क्या बात क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या आएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बोलो क्या बात समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो गया? तो ये थे 3 लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर्स को ऐड करने के। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में हमने पढ़ा, सेकंड पढ़ा हमने पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, और थर्ड हमने कौन सा पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। एक क्या बोल रहे हो, एक्सप्लेन। देखो दोबारा से ध्यान से सुनना, मैं इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं। सपोज करो मुझे 2 वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। मैं आर्बिटरी वेक्टर मान लेता हूं बी, कहीं भी। तो यदि मुझे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, दोनों जो वेक्टर मुझे गिवन है उन दोनों का टेल एक ही पॉइंट पे लाई करना चाहिए। उन दोनों का टेल एक ही पॉइंट पर क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। क्या ये बात सभी को क्लियर है? यदि मुझे इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाना है, कनिष्क कहां पर 2 टाइम्स ए आया है? तो एक बार दोबारा सुनो, यदि मुझे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाना है तो जो दोनों वेक्टर है उनका टेल एक ही पॉइंट पर क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। तो क्या मैं वेक्टर बी को शिफ्ट कर सकता हूं सेम प्लेन में? तो देखो क्या यहां पर आ जाएगा, वेक्टर बी को यदि मैं शिफ्ट करता हूं तो वेक्टर बी यहां पर आ जाएगा पैरेलल में। क्लियर? अब यदि मुझे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाना है तो 2 वेक्टर, पहला कंडीशन दोनों का टेल एक ही पॉइंट पर लाई करना चाहिए, वो क्या हो गया, सेटिस्फाई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक आर्बिटरी पैरेललोग्राम बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, आर्बिटरी पैरेललोग्राम बनाते हैं। यदि ये वेक्टर ए है तो क्या ये भी वेक्टर ए होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये साइड का लेंथ और ये साइड का लेंथ क्या इक्वल होता है। और क्या, बोलो, यदि ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर ए होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो ये साइड का लेंथ है क्या वो अपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल रहता है। और क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो क्या दोनों इक्वल वेक्टर हैं, इसीलिए मैंने इसको यदि वेक्टर ए लिखा है तो क्या मैं इसको भी वेक्टर ए लिखूंगा, इसको भी वेक्टर बी लिखा है तो क्या मैं इसको भी वेक्टर बी लिखूंगा। कनिष्क क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक बात बताओ, मैंने क्या बोला कि डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द कॉमन टेल पॉइंट, diagonal of that parallelogram passing through the common tail point represent the resultant vector। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा,
रिजल्टेंट वेक्टर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और रिजल्टेंट वेक्टर आ गया आर, और इसका वैल्यू हम कहां से फाइंड आउट करेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से। और उसका वैल्यू क्या रहेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बोलो, क्या बात क्लियर हो गई? साक्षी क्लियर है? अनीशा, अनीशा क्लियर हो गया? चलो आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक पढ़े। तो यहां तक तो हम लोगों ने सीखा कि हम वेक्टर को एडिशन कैसे करेंगे। ये सब तो हमारे थे ग्राफिकल मेथड। वेक्टर के एडिशन के ये सब कौन से मेथड थे, ग्राफिकल मेथड। और नेक्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये मेथड होता है एनालिटिकल मेथड, मींस मैथमेटिकल मेथड। नेक्स्ट लिखो एनालिटिकल मेथड, ब्रैकेट में नोट कर लेना मैथमेटिकल मेथड। मींस अब हम इसमें वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मैथमेटिकल मेथड। चलो नोट करो, नया मेथड जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिशन का, एनालिटिकल मेथड। आगे बढ़े, देखो सपोज करो मेरे पास दो वेक्टर गिवन है, पहला वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर गिवन है मेरे पास बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। बोलो, क्या मैंने सही एंगल को रिप्रेजेंट किया है? पहले मेरे इस क्वेश्चन का जवाब देना, क्या मैंने सही एंगल को थीटा लिखा है? बोलो, क्या सही एंगल को मैंने थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है? आंसर दो इसका। तो यदि मैंने इस एंगल को थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, क्या यही स्मॉलेस्ट एंगल है? इन दोनों वेक्टर के बीच का कौन सा एंगल है, ये स्मॉल एंगल। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर। याद है ना कल का क्लास में क्या बताया था, कि यदि हमें किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, तो दोनों वेक्टर का टेल इस तरह से, दोनों वेक्टर को इस तरह से कनेक्ट करो कि उन दोनों का टेल एक ही पॉइंट पर लाई करे, और उन दोनों वेक्टर के बीच बनने वाले दो एंगल में से जो एंगल स्मॉल होगा, वही उन एंगल के बीच का क्या कहलाएगा, वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा। ठीक है, यही डिस्कस हुआ था कल की क्लास में। चलो, अब हमें गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना गिवन है हमें, बी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हमें कितना गिवन है, बी गिवन है। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या मैं इसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बोलो, ये रहा मेरा वेक्टर ए और ये क्या रहा, वेक्टर बी। क्या मैं इसको अभी भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बोलो, क्या मैं इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? जवाब दो जल्दी, ताकि हम आगे बढ़ें।
यदि मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो देखो, क्या ये वेक्टर ए का ही डायरेक्शन है? जो मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या ये वेक्टर ए का ही डायरेक्शन है? और क्या ये जो लाइन एक मैं ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखना सभी, ये जो लाइन है क्या ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा? बोलो, ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अभी देखना, क्या ये वेक्टर ए के साथ, मतलब क्या एक ही डायरेक्शन में ये एंगल थीटा है? बोलो, क्या यही एंगल थीटा है? बोलो, यही एंगल क्या है? थीटा। वेक्टर भी वेक्टर एक ही डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। क्लियर? तो अब ध्यान से देखना और समझना सभी, डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूं। ये रहा वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये थीटा एंगल एक ही डायरेक्शन के साथ, ये रहा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये वेक्टर बी। हमें डायरेक्शन दिख रही है, हमें सब कुछ पता है। चलो अब बताओ, क्या इस जो पार्ट है वेक्टर ए जो हमें गिवन है, क्या इसका मैग्नीट्यूड है एक? बोलो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए। और क्या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है बी? बोलो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है? बी। क्या बात क्लियर? बोलो, क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? तो एक ध्यान से देखना, यदि मुझे किसी का मैग्नीट्यूड एक ही डायरेक्शन से कितने एंगल पर है? थीटा पर। ये कितना लेंथ है? बी। और यहां से जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से ये कितना लेंथ है? ए। तो एक बात बताओ, बी का एक ही डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा? मैं एक छोटा सा बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट नेट का बात कर रहा हूं, ठीक है? तो एक बात बताओ, देखो, यदि मैंने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एक ध्यान से देखना और ये बताना सभी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने ये ड्रॉ किया, ये लेंथ है बी और ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो एक बात बताओ, क्या बी का मैं ये लिख सकता हूं साइन थीटा? ये हम सभी ने 9th-10th क्लास में पढ़ा है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला बताना सभी, टाइप करो साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला सभी लोग टाइप करोगे जल्दी। और ऐसे ही एक और फॉर्मूला टाइप करोगे कॉस थीटा का। डायरेक्ट लिखना, टाइपिंग में थीटा मत लिखना, साइन इज इक्वल टू लिखो और कॉस इज इक्वल टू लिखो, ताकि मुझे तुरंत पता चले। जल्दी करो, नोट भी करना है, ये इस पर क्वेश्चन भी करने हैं हम लोगों को। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड फॉर साइन। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट साइड, यानी ये, यस, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है? और cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। बहुत सही, बहुत लोगों को फॉर्मूले याद है। चलो अच्छा है, क्योंकि इनका हमें आगे जरूरत रहेगा तो याद होना चाहिए।
ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का क्या वैल्यू b गिवन है, तो ये जो वाला पार्ट है इसकी लेंथ आएगी b साइन थीटा। इसकी लेंथ क्या आएगी, b साइन थीटा। और ये जो एडजेसेंट साइड है, क्या इसकी लेंथ आएगी b कॉस थीटा। ध्यान से देख के बताना, क्या इसमें हाइपोटेनियस का वैल्यू b है, इसमें हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है, b। बोलो, क्या क्लियर है सभी को। हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है, b। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो क्या अपोजिट साइड आ गई b साइन थीटा। बोलो, क्या अपोजिट साइड आ गई b साइन थीटा। और यदि मैं ऐसे ही निकालूं cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू क्या निकालूं मैं, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताओ, क्या एडजेसेंट साइड आ गई मेरी हाइपोटेनियस इनटू cos थीटा, तो क्या b cos थीटा आ गया। बोलो, क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई। मैं इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूं। तो एक बात बताओ, यदि ये पार्ट का लेंथ है b, यदि इस पार्ट का लेंथ क्या है b, तो एक बात बताना, क्या ये वाले पार्ट का लेंथ हो गया मेरा b साइन थीटा। इस वाले पार्ट का लेंथ कितना हो गया, b साइन थीटा। और क्या इस वाले पार्ट का लेंथ हो गया b cos थीटा। बोलो, क्या यहां तक क्लियर है, तो सभी लोग यस टाइप करोगे। जल्दी यस टाइप करो यदि क्लियर हो गया तो, और यदि नहीं हुआ है तो एन टाइप कर दो। एक बार दोबारा बताता हूं, किसी का मैसेज मुझे नो आ गया। देखो, हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी देखा होगा 9th क्लास में। हमें यदि हाइपोटेनियस गिवन हो, हमें यदि हाइपोटेनियस और एक एंगल गिवन है, तो हम क्या करते हैं, वहां पर साइन रूल और कॉस रूल अप्लाई करते हैं। तो हमें साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये रहा अपोजिट साइड और ये क्या रहा हाइपोटेनियस। तो मुझे हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना गिवन है, b। तो अपोजिट साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। तो अपोजिट साइड कितना आ गया, b साइन थीटा। क्लियर। ऐसे ही यदि मैं लिखता हूं तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। तो एडजेसेंट साइड कितना आ गया, b cos थीटा। क्लियर। तो ये जो वाला पार्ट हो गया, इसका लेंथ कितना हो गया, b cos थीटा। और इस वाले पार्ट का लेंथ कितना हो गया, b sin थीटा। और क्या यहां से यहां तक का जो पार्ट था उसका लेंथ a था। बोलो, क्या यहां से यहां जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड कितना था, a। तो एक बात बताओ, क्या रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हमें दो कंपोनेंट मिले, एक तो कौन सा, ये वाला कंपोनेंट, और एक कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट। बोलो, रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हमें कितने कंपोनेंट मिले, दो। नंबर 1 ये वाला और नंबर 2 ये। क्या बात क्लियर है सभी को। क्या ये क्लियर हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हमें दो कंपोनेंट कौन कौन से मिल गए। नहीं हुआ, आर्यन को क्लियर नहीं हुआ है। आर्यन देखो, हमने जब वी वेक्टर को यहां पर ड्रॉ किया ना, तो वी वेक्टर ए वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा था।
जिसका एक कंपोनेंट ए वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा था बी कॉस थीटा, और एक ए वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा था बी साइन थीटा। तो हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए, एक तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में कौन सा बी कॉस थीटा, और एक ए वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा बी साइन थीटा। ठीक है, ये बात क्लियर। तो जब हमें पता चला कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में यदि हम बात करें तो ए वेक्टर का लेंथ पहले कितना है ए, और बी वेक्टर का भी एक ही डायरेक्शन में कितना लेंथ आ रहा है बी कॉस थीटा। तो क्या नेट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ ए ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, क्या ए प्लस बी कॉस थीटा आ रहा है? क्या आ रहा है? ए प्लस बी कॉस थीटा। और ए वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ रहा है? ए ओनली बी साइन थीटा। क्लियर है? बोलो संजय। आर्यन, क्या क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ है सभी को? आर्यन को क्लियर हो गया। संजय, क्या क्लियर हो गया? माहिर, जल्दी टाइप करो। यदि क्लियर हुआ है तो यस टाइप करो। तो आगे देखो, नेक्स्ट आया देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। फर्स्ट कैसे? इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और सेकंड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। सेकंड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब यदि हम इसका बात करें तो इसकी डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसकी डायरेक्शन में ये है ए प्लस बी कॉस थीटा, और इसकी डायरेक्शन में यदि हम मैग्नीट्यूड का बात करें ये है बी साइन थीटा। तो अब हमारे पास देखो रिजल्टेंट वेक्टर का यदि मैं मैग्नीट्यूड मानता हूं आर, तो ये हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया बी साइन थीटा। बोलो, क्या ये बात क्लियर हो गई? रिजल्टेंट वेक्टर के कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट, एक तो किसकी डायरेक्शन में वेक्टर ए की डायरेक्शन में, और दूसरा किधर वेक्टर ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना ए प्लस बी कॉस थीटा, और वेक्टर ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना बी साइन थीटा। तो क्या हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड दो डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है? उसका मैग्नीट्यूड हमें कितनी डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है? क्या दो डायरेक्शन में? एक तो किस में वेक्टर ए की डायरेक्शन में कितना ए प्लस बी कॉस थीटा, और एक किधर वेक्टर ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना बी साइन थीटा। कितना बी साइन थीटा। लेकिन यदि हमें इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो क्या हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये दोनों मैग्नीट्यूड क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो क्या लिखोगे? बाई
पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या आएगा, आर स्क्वायर, नोट मत करना, सिर्फ अभी समझते जाना, नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा प्रॉपर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। क्योंकि ये किसका होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, कैसे ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये आ गया आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, यहां से मैंने लिया कॉमन, यहां पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये रूल सभी को याद होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। कितने लोगों को ये रूल याद है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है? बोलो, कितने लोगों को याद है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है? याद है ना सभी को? देखो, हाँ मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। चलो, याद होनी चाहिए, 10th की चीजें बहुत काम आती हैं। दोबारा से देखो माहिर, यदि हम बात करें तो देखो, मैं एक और बार डायग्राम पे जाता हूं। माहिर ध्यान से देखना, क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है? ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर आर। यदि इसका मैं मैग्नीट्यूड मानता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड होगा आर, ठीक है। तो आर के दो कंपोनेंट हमें मिल रहे हैं, एक तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए और एक मिल रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। आर के हमें कितने कंपोनेंट मिल रहे हैं, दो कंपोनेंट। किस किस डायरेक्शन में, एक तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में और एक वेक्टर ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो देखो मैंने क्या लिखा कि जो आर वेक्टर है उसके कंपोनेंट एक तो डायरेक्शन ए में है और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर है, ए। तो आर वेक्टर का एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, बी साइन थीटा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, बी साइन थीटा। दोनों क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये क्या बन गया, बी साइन थीटा। तो आर क्या रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, आर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इसको भी और इसको भी ऐड करना पड़ेगा, लेकिन क्या दोनों परपेंडिकुलर? तो जो रिजल्टेंट है वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल रहता है। रिजल्टेंट किसके इक्वल, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू तो ए प्लस बी कॉस थीटा और बी का वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और क्या आया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सभी लोगों को याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला सभी को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्लियर है? अब करोगे नोट डाउन?
स्टार्ट करो यहाँ से नोट डाउन करना एनालिटिकल मेथड से। यदि किसी का कोई डाउट रिमेन रह जाता है, यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। ठीक है, मुझे मैसेज कर दो, कोई भी तुम्हारा किसी भी पॉइंट पर डाउट होता है, सर मुझे यहाँ पर आपकी बात समझ में नहीं आई, तो वो मुझे मैसेज कर देना, मैं उसे वहाँ पर उसका रिप्लाई कर दूंगा। क्या ये नोट कर लिया सभी ने? क्या ये पेज नोट हो गया है सभी का? बाई टाइप किया करो स्पीड में, यस मत लिखा करो सब लोग बाई स्पीड में, नो का एन। नेक्स्ट पेज मूव करें। नेक्स्ट पेज को इसी तरह दो पार्ट में डिवाइड करना जैसे मैंने किया हुआ है, और फिर नोट डाउन करना कैसे हम कंपोनेंट करते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। नोट कर लिया सभी ने सेकंड पेज? एक मिनट का टाइम और है, नोट कर लो। हाँ आराम से सभी लोग नोट करो कंप्लीट। ओके, नोट हो गया। नेक्स्ट पेज पर मूव करें। देखो नेक्स्ट ये लिखना, नोट डाउन करो जल्दी सभी लोग। कर लिया नोट डाउन सभी ने? बोलो। नोट डाउन कर लिया?
कंप्लीट, प्राची का कंप्लीट हो गया है, अभिषेक का भी कंप्लीट हो गया, थर्व कंप्लीट। जल्दी जल्दी टाइप करो, या तो भाई या फिर एन। भाई भाई चलो, लगभग सभी ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पेज नोट डाउन करो। अमृता का कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट नोट कर लिया। जिसका कंप्लीट हो जाए वो सीन नोट। अभिषेक का हो गया, प्राची हो गया, शंभुराज हो गया, साक्षी कंप्लीट, प्राची कंप्लीट। बाकी भी सब बताओ जल्दी जल्दी, ताकि हम आगे बढ़ सकें। नोटेड। अप्रोक्सीमेटली सभी ने नोट कर लिया है ना? यस, गोमती का भी हो गया, अथर्व भी हो गया। चल आगे देखें, आगे बढ़े। तो इसको मैं देखो डायग्राम को इतना कुछ बना लिया, इतना कुछ बता दिया, मैं इसको सिंपल बनाता हूँ। यदि ये हम बात करते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, यहाँ पे वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड है बी, ये रहा हमारा रिजल्टेंट। ये क्या रहा हमारा रिजल्टेंट? क्लियर? आर। हम लोगों ने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आया बी कॉस थीटा, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल कितना था? थीटा। और ये कंपोनेंट आ गया हमारा बी साइन थीटा। और हमारा हमें पता चल गया कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमें क्या पता चल गया? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हमारा आर इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमारे पास आर कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आ गया हमारा आर का वैल्यू। ठीक है। अब एक छोटा सा कहानी अच्छा आया कि हमारा आर, जो हमारा रिजल्टेंट है, सपोज करो रिजल्टेंट इज मेकिंग an angle alpha with vector a। रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए। तो मुझे एक बात बताना, ध्यान से सुनना, क्या आर के भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं? आर के भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं। कौन सा? एक तो एक ही डायरेक्शन में, वो क्या होगा? आर कॉस अल्फा इन द डायरेक्शन ऑफ ए, वो क्या होगा? आर कॉस अल्फा। और क्या आर कॉस अल्फा का वैल्यू आएगा? ए प्लस बी कॉस थीटा। बोलो। जो हमारा आर वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, किधर किधर की डायरेक्शन में?
एक तो एक ही डायरेक्शन में और एक किधर हो सकता है, एक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो मुझे ये बताओ क्या आर का जो एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट है, आर का जो एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट है, क्या वो आर कॉस अल्फा आएगा? बोलो। आर का एक ही डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा? आर कॉस अल्फा। बताओ क्या सही लिखा है मैंने? बोलो। क्या मैंने सही लिखा है कि आर का जो कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में आएगा वो आर कॉस अल्फा आएगा? देखो। नहीं आया समझ में? चलो एक बार दोबारा समझते हैं। ये डायग्राम देखो, ये जो आर का मैं डायग्राम बना रहा हूं, आर के दो कंपोनेंट बना रहा हूं, एक तो डायरेक्शन ऑफ ए और एक बना रहा हूं परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ए। यस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है। अब हमें क्या मानना है, मैंने क्या माना, सपोज नए पेज पे आता था। देखो ये रहा मेरा आर वेक्टर और ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। क्या ऐसे ही थे हमारे वेक्टर? अब तो बताओ। हाँ एक और बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। क्या यही हमारे वेक्टर थे, वेक्टर ए बी और आर? बताओ क्या ऐसे ही हमारे वेक्टर थे, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर आर? क्या है क्लियर? बोलो। इसके बारे में बताओ। क्या ऐसे ही हमारे वेक्टर थे, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर आर? कनिष्क कहाँ पे समझ नहीं आया है?